मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ धर्मवीर भारती के लिखे गए उपन्यास गुनाहों का देवता का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 30 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 31 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। नवंबर का एक खुशनुमा बिहान, सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थीं और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लान पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले दूब पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरणी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए। बंटी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत, अपनी जबान से कहना मत। स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधना, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था। सोचा देखती आऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बंटी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जेनी एक दिन बंटी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बंटी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बंटी स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया। तुम्हारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बंटी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूं रोज नाटक देखती हूं। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली, यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा, वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूं। क्या? इधर देखो, मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूं? चंदर ने देखा, पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए हैं और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था।
आंखों में क्वारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हरसिंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर। तुम तो परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई तुम। नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूं, हमेशा सुंदर बने रहने का। और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छांव में एक नया संगीत सुना कपूर, मांसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूं। कपूर, सेक्स इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूं, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो, जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लूं, तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासोंदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो। मैं तुम्ही से पूछता हूं, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी, पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है। वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूं, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिपोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिपोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस, मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूं। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतः संघर्ष की उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं। चलो, 9:30 से मैटनी है, आओ देख हैं। मुझे कॉलेज जाना है। मैं जाऊंगा नहीं कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी। मेरे मीठे सपने, तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्राक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके यंग यंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसकी बालों को अंगुलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। सात चाँद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया।
उबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारे को सिपिया पलकों से झरने वाली दुधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्दाम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहां पूजा दीप बूझ गया था वहां तरुणाई की सास की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहां फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे वहां पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हरसिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर के सामने पम्मी के अदम्य रूप की छांव में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए। पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर अपने को इतना दूर रखा था कि पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती के लिखे गए उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 31 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 32 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निरसता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर साहब को देखता तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास आकर देखा। डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया? डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो। तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो। क्यों, महाराज जी ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला। बिनती की शादी ठीक ठाक हो गई? बिनती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिनती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिनती लौट आई? बिनती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर आ गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिनती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिनती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा, हम तो लूट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थामकर बैठ गईं। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बदा रहा भाग में वही भावा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछ कर बोली, ये हमारी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही, तौन जमी है।
भगवान कोनो को ऐसी कलंकनी बिटिया न दे। 3 भौरी के बाद बारात उठ गई। भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिन्ती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहा हो, अब रोए रोए के काहे जीव हलकान करत हो। गुणवंती बिटिया बाय, हजारन आय के बिटिया के लिए गोड़े गिरी हैं। अपना एकांत होई के बैठो, महाराजिन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदर ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्णमना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ था कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की अंगुलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिन्ती को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भौरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, ससा बुआ आंसू पोंछ कर गरज उठी। इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मति मारी गई। गुस्से में आए के बिन्ती को उठवा ली। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लई के कहाँ जाएं? अब हमारी बिरादरी में कौन पूछिए का? इतना पढ़ लिख के इन्हें कहाँ सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद करके कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से ब्याह कैसे कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया, जेके भाग में लंगड़ा लूला बदा हुई ओका उहे मिली। लड़कियन को निबाह करे चाहिए कि शकल देखे के चाहिए। अब इन ब्याह के बाद कौनों के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली के हाड़ी चाटी। हम रहे तो जब बिन्ती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजाले में देखा रहा। जैसा भाग में रहा तैसा होता। चंदर ने विचित्र हृदयवीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिन्ती को पढ़ाई बय, ब्याह न करबय, रही से इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगे। पैदा होते ही काहे नहीं मर गई कुलबोरनी, कुलक्षणी, अभागिन। सहसा बिन्ती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक न मरी न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूं। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ, तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताजुब से बिन्ती की ओर देखा। वह वही बिन्ती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिन्ती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली। अब बहुत जबान चले लगी है। कौन है तोर जे के बल पर ही चमक दिखावत है? हम काट के धर देवे, तो के बता दे था। मोझौसी, ऐसी न होती तो काहे ये दिन देखे पड़त। उन्हें तो खा गई, हम होगा खा ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं, बिन्ती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिन्ती पागल हो गई है। अपनी माँ को क्या कह रही है? छे बिन्ती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर। चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है यह सब? तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? बिन्ती, यह क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिन्ती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली। मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा बेटी अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिन्ती चली गई तो बुआ जी से बोले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फ़ायदा? हमारे सामने सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे, हम तो मर जाई तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हूँ, इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाई के डूब मरी। अब हम तुम लोगन का शकल ना देखबे। हम मर जाएं तो चाहे बिन्ती को पढ़ाव
चाहे नचाव गवाव, हम अपनी आंखें से न देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था, महज एक अमंगल छाया की तरह। कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 32 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजिन के आने के पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रख आई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को भी कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, यह पासबुक लो, 500 रुपया निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊं, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए तो? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, यह भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति, विवाह, सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी। अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्च के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों आपन ना हो, अपनी लड़की का ब्याह दियो। हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटाकर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी,
अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गईं। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताजुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी, तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था। लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूं बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर। बिनती ने एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए। फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूं कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूं। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के हाथ चल दिया। मनुष्य का यह स्वभाव होता है। जब वह एक दूसरे पर दया करता है तो यह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दानवृत्ति और दया भाव भूलकर निरसंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिनती के स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे गुनाहों का देवता उपन्यास के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आप लीजिए सुनिए उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। पम्मी के यहां पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बंटी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं, जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर 7 रंग की छाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर लीं और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार अंगुलियों से चंदर के हाथों को आंखों से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोनजूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा, वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप लेटा रहा। फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर अंगुलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूं। पम्मी, दुनिया वासना से इतनी घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों
मांसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है कि आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मांसल बंधन में ही आकर बूझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली। चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर अंगुलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतारकर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफनकर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चिरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े में हो गया था और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी की दीपशिखा सा तन चंदर के तन में समा जाए। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थीं। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, नशा। ठह, ससा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डालकर बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा लीं और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे में चूर पलकें चूम ली। ठार, बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नस्ली आवाज में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाएं, फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बंटी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घाव से बंटी के पतलून पर खून चू रहा था। चंद्र को देखते ही बंटी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना, और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला। बंटी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल ओढ़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बंटी, बंटी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बंटी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर,
एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला, तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता है तो यह उसका अन्याय है। वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे गोली मार दी। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की ज़िंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य दिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम मुझसे पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, ओह, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा, और वह फिर पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बंटी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, यह उसकी समाधि है, और देखो, आते आते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है। समझ लो वह सेंट पैरट अर्थात संत सुखदेव हो गया है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो सुनो कपूर, फिर बंटी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था? आप भी हो, चंदर हंसते हुए बोला। नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूं कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बंटी? तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो अपना निषेध कर दे। लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज, मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बंटी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गुनाहों का देवता के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, गुनाहों का देवता उपन्यास को आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इस उपन्यास के आगे के भागों को सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।